Good evening to everyone. Welcome to all the students in NCI classes. Today we are taking new chapter number 10. The name of the chapter is Government Budget and Economy. Chapter 10, Government Budget and the Economy. So in the title there are two words which is important, budget and economy. From class 11th regularly we are studying what is economy and economy activity, and the budget is the new word which is related to macro concept. So first we will understand the meaning of budget कि बजट होता क्या है. व्हाट इज बजट? बजट बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बजट वर्ड है ये ब्रिटेन से लिया गया है. ब्रिटेन में जब बजट को पेश किया जाता था तो एक लेदर बैग होता था. उस लेदर बैग में जो मिनिस्टर्स है वो बजट को लेके और पार्लियामेंट में आते थे, तो उसी से ये नेम बजट बना है. और हमारे इंडिया में इसको यूज़ करते हैं बजट को. और ये होता क्या है? इट इज़ एन एस्टिमेटेड, इट इज़ एन एस्टिमेट of government receipts and government expenditures for the next financial year. For the next financial year. So in this definition some of the words are important. First is estimate, second is receipt, expenditure and next. So budget is not for current year, always budget is related to next financial year. बजट हमेशा आने वाले ईयर से रिलेटेड होता है. सबसे बड़ी बात है बजट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन वी डोंट नो. व्हाट विल बी द रिसिप्ट एंड व्हाट विल बी द पेमेंट. वी हैव टैक्स सिस्टम इन इंडिया, टैक्स रिजीम in which there are two types of tax, direct tax and indirect tax. Our government impose tax every year. Some modifications are done in tax every year. Taxes are direct and indirect. Some fines, fees, penalties, duties are imposed for collecting the revenue, and these are the source of revenue by which government will do expenditure. But these all are expenditure. कि नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कितना पैसा रेवेन्यू में टैक्स के रूप में कलेक्ट करेगी ये पता नहीं है. For example, if you are producer, then if you will do more efforts, then you will get more profit, then you will have to pay more tax. यदि आप ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, सेल ज़्यादा होती हैं, तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट के लिए टैक्स का रेवेन्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज वी विल हैव टू पे हायर टैक्स ऑन हायर प्रॉफिट. इन द सेम वे वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्सपेंडिचर. सरकार के एक्सपेंडिचर का कोई पता नहीं होता, सरकार का क्या हमारा भी पता नहीं होता, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यू शुड कीप इन माइंड दिस इज दैट बजट इज एस्टिमेटेड स्टेटमेंट. बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता है, एस्टिमेट होता है. और इसमें होती क्या है? एस्टिमेटेड डेटा रिलेटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट, दैट दीज विल बी, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज submitting or presenting the budget and is saying that near about 20 lakhs crore will be the revenue from tax and we will spend that amount in these heads, allocate to these heads. तो सरकार ये बताती है कि हमें आने वाले ईयर में अंदाजन कितने पैसे का रेवेन्यू कलेक्ट होगा और उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है. और ये मैंने आपको बता दिया एस्टिमेटेड होता है. और एक ये बनाया जाता है हमेशा कितने ईयर के लिए बनाया जाता है?
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही बनाया जाता है. बजट विल मेड ओनली फॉर वन फाइनेंशियल ईयर. It is made for only one financial year. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी आर मेकिंग द बजट. हम बजट बनाते क्यों हैं? सो डियर स्टूडेंट, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. इन अवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी क्लियर दैट without presenting the statement of income and expenditure any single rupees can't be spent. बजट का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में सबमिट किए बिना सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती. सो यू विल राइट नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. इसका मतलब है कि बजट प्रेजेंट करना सरकार की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. ऐसा नहीं है कि बजट प्रेजेंट किया तो किया और नहीं तो नहीं किया, करना ही पड़ेगा. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. हमारे इंडिया के संविधान में इसके लिए प्रोविज़न है और हमारे रियल लाइफ में भी ये होना चाहिए. वी शुड मेक द बजट. नेक्स्ट, वेयर इट विल बी सबमिटेड? इट विल बी submitted in the parliament. इसको कहाँ पे सबमिट किया जाता है? पार्लियामेंट में. और बजट होता है, इसको प्रेजेंट कौन करता है? द फाइनेंस मिनिस्टर. और जनरली ये 1 फ़रवरी को प्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट, बजट विल अनफोल्ड 2 थिंग्स. बजट से हमें 2 बातें पता लगती हैं. फर्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, गवर्नमेंट बजट जब डिक्लेयर करती है तो बताती है कि पिछले साल हमने ये किया था और अब हम ये करने जा रहे हैं. तो उसमें कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट भी होते हैं कि हमने पिछले ईयर्स में क्या क्या किया है. पास्ट 1 ईयर, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर. और क्या पता लगेगा इससे? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स policies and programs for next financial year. ये 2 चीज़ें बताती है सरकार इसमें कि पिछले साल हमने हमारी क्या क्या परफॉर्मेंस थी, पास्ट परफॉर्मेंस, और एक हमें फ्यूचर की पॉलिसीज़ का पता लगता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर. व्हाट इज़ बजट? बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ये इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा. बजट किसका स्टेटमेंट होता है? गवर्नमेंट का. बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट. नो डाउट इन आवर रूटीन लाइफ वी कैन मेक बजट, बट एग्जाम में आप अपना बजट मत लिख देना. हमें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो गवर्नमेंट का बजट होगा. बजट इज द स्टेटमेंट एस्टिमेटेड. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड expenditure for next accounting year, not for current accounting year.
and comparatively two things are revealed by it. First, what is the past performance of the previous year, and what is the current program for what is the program for one next accounting year. Next topic, word you will अंडरस्टैंड बजटरी पॉलिसी. एक वर्ड आएगा, लिखिए आप, बजटरी पॉलिसी क्या होता है. क्या होता है बजटरी पॉलिसी? द प्रोग्राम्स एंड policies of the government, as presented in the budget are known as budgetary policy. सिंपल वे में बजटरी पॉलिसी क्या होता है? बजट की पॉलिसी और प्रोग्राम में क्या होते हैं? बजटरी पॉलिसी होता है. बट ये वर्ड आप जगह जगह रीड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बजटरी क्या होता है. बजटरी मीन्स बजट रिलेटेड पॉलिसीज एंड programs, the policies and programs which is mentioned in budget, that is budgetary policy. Sometimes you will see that many politicians and the citizens are protesting that in our area we are not having the road or accommodation or the quarters for police thanas or for public works department, but the official will deny that we are not having any budget. तो वो क्या आंसर देते हैं कि ये रोड अभी नहीं बन सकती क्योंकि इसकी बजट में कोई भी प्रोविजन नहीं है. इसका मतलब कि एनुअल प्लानिंग में इसको नहीं लिया गया है. नहीं लिया है तो उसका बजट नहीं होगा, और बजट नहीं होगा तो उसको बनाया जाना पॉसिबल भी नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरी टू present the data related to the next coming year, what will be the expenditure and what will be the income. Next topic is aspect of budgetary policy. तो देखो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं. एक तो होगा अपना रेवेन्यू और एक होगा एक्सपेंडिचर. एक तो जाएगा रेवेन्यू एस्पेक्ट और एक हो जाएगा एक्सपेंडिचर. एस्पेक्ट. तो रेवेन्यू एस्पेक्ट क्या बताएगा? ये आपको बताएगा रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट्स. और ये बताएगा टोटल एक्सपेंडिचर. when we can take the example of our individual life. When we consume something, our consumption is depend upon two aspect. हम हमारी लाइफ में भी कंज्यूम करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, इनकम एस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. यानी इनकम एस्पेक्ट डिसाइड करता है कि हमारे पास इनकम कितनी है, और एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है कि हमने एक्सपेंडिचर कितने किए हैं. बट इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटर रिलेशन होता है. इट मीन्स आवर एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड आवर इनकम आर ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा, ये स्टेटमेंट अजीब लगेगा, बट ये बच्चों मान के चलिए कि जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे ना, पॉजिटिव एक्सपेंडिचर और एप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर, इनकम उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा. जैसा कि बिजनेस में होता है. बिजनेस में आप देखिए जितना बिजनेसमैन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, तो उसकी इनकम भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड. विदाउट इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू spend money, and already we have discussed that some of the expenditure are autonomous.
कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो इसमें आपके इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि बजट क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा। और अभी तक हमने जो रीड किया है वो केवल डेफिनेशन को रीड किया है। प्लीज राइट नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इसमें हम केवल डिटेल नहीं लिखेंगे, डिटेल इतनी है कि आप चाहे जितनी लिख सकते हैं, और बहुत सारे कंटेंट है। स्टार्टिंग में हम इसके जो पॉइंट्स है वही लेंगे, बाकी आप रीड करेंगे बुक से। फर्स्ट इज when we make the government budget we have some objective. First objective is to identify GDP growth. This is first objective. We know that GDP is the measurement of growth. With the help of GDP we can identify the nation's growth. GDP से हमें किसी नेशन की ग्रोथ की पता लगती है, और इसके दो तरीके हैं इसको अचीव करने के। GDP ग्रोथ को आप जो अचीव करेंगे उसके दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इंड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। So how GDP can be improved through budget? Every year budget is declared and in which provisions are made for growing or upgrade the GDP. There are two types of provision can be done in the budget. First is public investment and next is induced private investment. Public investment means the investment which is done by the government. सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, you and me we are promoted to invest more things by through tax regime and by subsidies. We know that if more subsidies are provided then people will be motivated to invest more. यानी कई ऐसे जैसे इक्विपमेंट है जिन पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। कई बार टैक्स को क्या करती है, कम करती है। टैक्स को कम करके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करती है। By reducing tax, government will try to increase the income of the household and they will motivated to do investment. And sometimes when the private investors are not able to invest the money, at that time government will do some public expenditure. कोविड में गवर्नमेंट ने ये किया, आपने देखा होगा। कोविड के बाद आपने एक बात नोट की होगी, एक्सप्रेस हाईवे, टनल, ब्रिज, जो भी गवर्नमेंट के अधूरे काम थे सरकार ने उनको फास्ट पूरा किया है। पर्पज एक ही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, जॉब मिले और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और मनी सर्कुलेशन बढ़े। तो जितने भी जो अधूरे प्रोजेक्ट थे जिनमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, सरकार ने कर्ज लेकर भी उनको पूरा किया है। क्योंकि उससे दो फायदे होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और फिर उससे उनका इनकम बढ़ेगा, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगी, मनी पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। When public investment will increase, industries production will increase, raw materials demand will increase. So there are two types of investment can be motivated by the government with the help of GDP growth orientation. First is public investment and second is induce. ये अपन ने induce पढ़ लिया है। induce होता है इनकम को बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होना। प्रोपेंसिटी पढ़ा था ना, तो अब प्रोपेंसिटी कैसे बढ़ाई जाए,
सब्सिडी दो, सब्सिडी देंगे। जैसे मान लो एक ट्रैक्टर फार्मर खरीदेगा, अब उसका कॉस्ट 8 लाख है, बट यदि उसको सब्सिडी 2 लाख मिल जाए तो, यदि उसने ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन कर दिया है तो अब वो उसको क्या करेगा, एग्री होगा और परचेज करेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग सब्सिडी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग द बजट। सेकेंड, अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इट इज वेरी इजी। I think it is clear to you. Allocation of the resources means which how much amount will be allocated to industrial sector, how much amount will be allocated to education, how much amount will be allocated to health department, how much amount for infrastructure। बताइए बिना बजट के पॉसिबल है? नहीं हो सकता। To which department, which how much amount budget is declared or estimated provision is there, it will decided through budget। So this is related to allocation of the resources। Third, provision for public goods। Public goods, example of public goods is law and order, and defense of the country, are important need, are important example of public goods। सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा या इसको रीड करने में कि क्या ये पब्लिक गुड्स है। When Government of India is allocating the defense budget and we will do conversation, जब सरकार डिफेंस का बजट अलोकेट करती है तो हम बात करते हैं कि हमें क्या मतलब है, डिफेंस में तो अलोकेट किया है, हमारे लिए थोड़ी है, आप उसको पब्लिक गुड्स नहीं मानेंगे। बट दिस बजट अलोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अवर सेफ्टी। यहाँ पे देखो लाइन को रीड करना, आप कितना थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में कि सर ये पब्लिक गुड्स कैसे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। हाउ इट इज पब्लिक गुड्स? बिकॉज दीज आर हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्ट द पब्लिक। बताइए पुलिस को रिसोर्स नहीं देंगे तो क्या पुलिस वर्क करेगी? डिफेंस के लिए नहीं चाहिए उनको, वेपन नहीं चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, वेपन चाहिए, उनकी सैलरीज। तो ये सारा बजट कहाँ से होगा? डिफेंस का बजट अलोकेट होता है किसके लिए होता है बताइए? वो हमारे लिए होता है। बट हमें डायरेक्टली नहीं लगता कि हमें क्या मतलब है, हमारे लिए क्या है। बिल्कुल वो हमारे लिए है और पब्लिक के पैसे से ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये सारी ही चीजें पब्लिक गुड्स में आती है, दैट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक। फोर्थ पॉइंट, redistribution of income and wealth। ये मैं बच्चों आपसे पूछता हूं, बताओ क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ? अपने इंडियन स्टैटिस्टिक्स में स्टार्टिंग का जो चैप्टर है उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया हुआ है बच्चों को क्या होता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन?
when I was asking the students that what is distribution, they were giving answer that distribution means production of the goods and then after distribution of the consumption to the consumer. बताइए क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है? दिस इज सेल. प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में आपने बेचा, ये तो सेल है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क. Government will collect revenue with the help of tax and fines, fees, penalties. सरकार टैक्स, फाइन, फीस और पेनल्टी से क्या कलेक्ट करती है? रेवेन्यू कलेक्ट करती है. और उसके बाद उनको क्या करती है? अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है. सम अमाउंट टू एजुकेशन, सम अमाउंट टू हेल्थ, सम फॉर सब्सिडी, स्कॉलरशिप and so many other activities. This is known as distribution, and I think now it is clear these all things are not possible without budget. बिना बजट के आपको पता नहीं लगेगा कि हमारी इनकम तो कितनी थी और उसको हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कितना किया. Suppose that Daksh is earning 2 crore rupees per month, but he will not give any single rupees to the poor person. And suppose that there are so many persons like हिम और हर, यानी किसी भी बच्चे या किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड या बिजनेसमैन से रिलेटेड बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं. उनसे कहा जाए ना कि आप पुअर लोगों की हेल्प कीजिए, क्या कोई करेगा? कोई नहीं करेगा. बट ये सरकार करती है. वो कैसे करती है? वो टैक्स के रूप में पैसे को कलेक्ट करती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. आज यदि मेरी इनकम में से कोई कहे कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो हाउ आई विल डिसाइड दैट टू whom I should help? Government will decide that who is needy and to whom there should be some help. किसको कुछ हेल्प दी जानी चाहिए. तो सरकार क्या करती है? रेवेन्यू को कलेक्ट करती है और फिर उसको रीअलोकेट करती है. ये मैं बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. फिफ्थ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू अवर चैप्टर, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा, बीओपी में आएगा थोड़ा बहुत. लिखिए बैलेंस रीजनल ग्रोथ. बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. यस, सम प्रोविजंस आर मेड इन बजट फॉर बैलेंस रीजनल. बैलेंस मीन्स बराबर करना. रीजनल ग्रोथ. रीजनल ग्रोथ मीन्स there are so many different possibilities are there when you will geographically compare India. You will find that some of the states are rich and some of the states are poor. When you will compare to state, some of the districts are rich and some districts are poor. Some are having more source of income, some are having less source of income. स्टेट की बात करें, राजस्थान का रेवेन्यू माइंस से ज्यादा है, बट क्या इतना रेवेन्यू J&K का है? They are having only revenue by tourism. टूरिज्म के अलावा वहां पे कोई रेवेन्यू नहीं है. थोड़ा बहुत इंडस्ट्री होगी, बट मैं नहीं मानता कि टूरिज्म के अलावा वहां पे कोई है. उत्तरांचल चले जाइए आप, उतनी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी. अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको इंडस्ट्री मिलेगी. गुजरात में जाएंगे तो इंडस्ट्री मिलेगी. दीज आर प्रॉस्परस स्टेट, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट हाउ दे विल बैलेंस. सरकार का यह दायित्व है कि वो कैसे इसको बैलेंस करेगी. तो क्या करेगी बताइए बैलेंस के लिए? वो रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए क्या करती है? टैक्स सिस्टम को और इसके अलावा जो जहां पे इंडस्ट्री नहीं है वहां पे इंडस्ट्री को सेटअप करने की कोशिश करती है. और इन सेटअप के लिए बजट की जरूरत होती है और बजट के लिए हमें बजट बनाकर उसको पार्लियामेंट में परमिशन लेना पड़ता है. तो ये भी एक रीजन होगा कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग द बजट. इसमें आप ये लिख सकते हो, दिस इज अचीव्ड थ्रू, इसमें लिखिए आप, दिस इज अचीव्ड, जहां पे जरूरी है वहीं पे मैं लिखा रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है ऐसी. दिस इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉज एंड लिबरल टैक्स लॉज फॉर बैकवर्ड रीजन. बैकवर्ड रीजन्स, ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले
बैकवर्ड रीजन में जैसे सरकार क्या कर सकती है, इफ सम इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इंडस्ट्रीज इन रिमोट एरिया देन टैक्स कंसेशन में बी गिवन, टैक्स हॉलीडेज में भी गिवन, कि मान लो 5 ईयर के लिए टैक्स क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो लिबरल टैक्स लाज, तो यूनिफाइड टैक्स ला कभी रिलैक्स नहीं हो सकते। पूरे इंडिया के जो टैक्स होंगे बिल्कुल वो तो टैक्स की रेट होगी, बट रिमोट एरिया के लिए हम लॉ को थोड़ा क्या कर सकते हैं, लिबरल कर सकते हैं। एक आप इसमें और लिखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज क्या होता है, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये चाइना का कॉपी करके इंडिया ने अब चालू किया है। एंड इन वेरियस सिटीज SEZ आर अवेलेबल। SEZ में क्या होता है, एक्सपोर्टेड गुड्स बनता है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनता है और फिर उसको हम क्या करते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे गवर्नमेंट को FER क्या होता है, अचीव होता है, अच्छा रेवेन्यू मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट 5, अब 6 चलेगा ना, ये 6 लिखिए। इट इज वेरी सिंपल, एम्प्लॉयमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। I think it is very simple. For generation of the employment, government will create 2 types of job. 2 टाइप की जॉब क्रिएट करती है गवर्नमेंट। फर्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब एंड सेकेंड इज प्राइवेट जॉब। फॉर प्राइवेट जॉब there are 2 sector, industrial sector and service sector. For industrial sector, government will develop industries, and for service sector, government will skill the youth. यानी सर्विस सेक्टर में जॉब देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे प्लान बनाती है जिससे पढ़ने लिखने के बाद यूथ को क्या मिले, ट्रेनिंग मिले। जैसे कि कोई 12th पास करने के बाद मोबाइल रिपेयर करने का कोर्स करे, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करे, तो उसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है। हमारे इंडिया में PMKVY आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग स्किल टू द person who want to do job after learning the things or taking the ट्रेनिंग लेने के बाद, स्किल लेने के बाद जिनको जॉब करना हो उनके लिए गवर्नमेंट ये सुविधाएं करती है। These are some method of generating employment directly or indirectly. We know that entire employment directly not given by the government. हमारी सरकार कभी भी सारा जो जॉब्स है वो डायरेक्ट नहीं दे सकती। बताइए क्या गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट जॉब दे सकती है? हो सकता है ये? It is not possible. So indirectly these provisions are made for increasing the employment. Point number 7, economic stability. Economic stability related to various things. We know that in India we are having free market. हमारे इंडिया में मार्केट बिल्कुल फ्री है। सरकार क्या करती है, जो असेंशियल कमोडिटी है उनको क्या करती है, इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जांपल वीट, जैसे मान लो शुगर केन है जो शुगर मिल्स के लिए जरूरी है, पल्सेस हैं, तो इनके प्राइस को सपोर्टिंग सिस्टम में लेती है। बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्री है। फ्री का मतलब सॉरी फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मीन्स प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड सोल्ड बाय द मार्केट फ्रीली। देयर इज नो इंटरफेयर बाय द गवर्नमेंट। आप यदि बढ़िया क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको उसको ज्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होगी, सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, बट समवेयर द रिक्वायरमेंट इज देयर रिलेटेड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस साइकिल। एक तो बिजनेस साइकिल को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट की क्यों है? बिजनेसमैन आर हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग लोन, कौन हेल्प करेगा? सरकार। सरकार को बैंक रेट को कम करना पड़ेगा और उनको लोन देना पड़ेगा। कोविड आ गया, इंडस्ट्री क्लोज हो गई, तो अब बंदी रहने दें उनको ना, उनके एग्जिस्टिंग लोन को रिव्यू करते हुए उनको और लोन देने पड़ेंगे। जिसका पहले लोन
जैसे 1 करोड़ था और उसने 50 लाख चुका दिया है, तो आप उसको और दे दो 50 लाख लोन। जिसका 20 लाख का लोन था उसने 10 चुका दिए हैं, तो 10 उसको और दे दो। दिस इज द रिव्यू। ये थोड़ी है कि नहीं बस अब रहने दो। यदि ऐसा हुआ तो सारे लोन क्या हो जाएंगे, एनपीए हो जाएंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक का सारा पैसा डूब गया समझ लो, 1 रुपया भी आने वाला नहीं है। रिव्यू करके उनकी प्लानिंग बनाई जाएगी। सो दीज आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इट। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम बजट्स आर हेल्पफुल। इसमें आप लिखिए बिजनेस साइकिल क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? इट रेफर्स टू द phases of recession, depression, recovery, and boom in the economy. चलिए बताइए, क्या हमेशा इंडस्ट्री प्रॉफिट में रहती है? नो। क्या हमेशा इंडस्ट्री लॉस में रहती है? नो। और रहती भी है तो भी गलत है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इफ इंडस्ट्रीज आर कंटिन्यूअसली गेटिंग लॉस, if they, for example, if they are making steel sheets and they are not getting appropriate price in the market, मान लो स्टील शीट बनाती है और उनको प्राइस नहीं, उनको उनके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो इंडस्ट्री को क्लोज कर देंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन प्राइस को क्या करे, मेंटेन करने की कोशिश करे, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। यदि प्राइस कम है तो उनको बढ़ाए, और यदि हद से ज्यादा है तो वापस कम भी करे। मान लो कम नहीं हो सकता प्राइस, तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो टैक्स रेट ज्यादा है, तो आप मान के चलिए मैन्युफैक्चरर तो लॉस खाएगा नहीं, तो इसको भुगतेगा कौन? सरकार। सरकार टैक्स की रेट को क्या कर देगी? कम कर देगी। टैक्स की रेट को कम कर देगी तो स्टील शीट्स के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएगी तो फिर उसकी सेल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। तो जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉस बियर किया था, मैं मानता हूं उससे ज्यादा गवर्नमेंट को क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो ये सारे टूल कौन अप्लाई करती है? गवर्नमेंट ही अप्लाई करती है। गवर्नमेंट ही उनको अप एंड डाउन करने की कोशिश करती है। डाउन है तो अप ले जाने की कोशिश करती है, और यदि मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो वापस उसको डाउन भी करने का काम गवर्नमेंट ही करेगी। हायर प्राइसेस भी कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकते। किसी भी कमोडिटी के प्राइस यदि हद से ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो लोग उसको प्रीफर नहीं करेंगे, डिमांड विल रिड्यूस। सो बिजनेस साइकिल इज, इट रेफर्स टू द फेजेस ऑफ रेसेशन। रेसेशन का मीन in market we are having the scarcity of the money or the resources. Depression, it means we are confused about the economy, that sometime prices are higher and sometime lower. We are having higher risk. Recovery and boom. Boom means future good possibilities. Next topic, structure of the budget. स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। Two broad components of the government budget are: A, budget receipt,
बी बजट एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, जो बजट रिसिप्ट होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, यस, क्या होगा एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट का? वन कॉमन एग्जाम्पल इज टैक्स, इनकम टैक्स हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जो सरकार हर साल क्या करती है? रिकवर करती है, इम्पोज करती है। एक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे डिटेल में हम रीड करेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया? टैक्स, टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है। और कैपिटल रिसिप्ट का क्या होगा बताइए? कैपिटल रिसिप्ट मीन्स विच विल क्रिएट लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट से आप देखिए सरकार की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सरकार को टैक्स तो मिल जाएगा बट बदले में देना कुछ भी नहीं होगा। और इधर आप लिख दो, जैसे गवर्नमेंट लोन लेती है, जैसे मान लो लोन होगा, तो ये लोन लाइबिलिटी हो गई, इसको हमें वापस पे करना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये लोन रोज ही मिलता है? क्या हर साल मिलता है? नो, ये तो हमें लेना पड़ता है, और लिया है तो वापस पे भी करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। और जो टैक्स है, टैक्स इनकम होगी, वो क्या होगी? वो रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल होगा। तो अब हमारा टॉपिक हो जाएगा अगला रेवेन्यू रिसिप्ट, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। सो प्लीज राइट हेडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट। एक मिनट, आपको बजट रिसिप्ट की भी डेफिनेशन लिखवानी थी ना? सॉरी, पहले बजट रिसिप्ट की लिखिए, बाद में लिखेंगे। फर्स्ट राइट बजट रिसिप्ट। इट रेफर्स टू estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. फिजिकल ईयर मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए बजट रिसीट में आप देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑल एस्टिमेटेड मनी रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सभी सोर्स से मिलने वाला पैसा, तो सभी में दोनों आ गया, रेवेन्यू भी आ गया और कैपिटल भी आ गया। तो बजट रिसिप्ट तो सारी होगी। इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट बोथ आर इंक्लूडेड इन बजट रिसिप्ट। पैसा आ जाए, चाहे वो कैसे भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सारे रिसोर्स से, बट इसकी कैटेगरी है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि सम रेवेन्यू इज फॉर टैक्स रेवेन्यू। सपोज दैट गवर्नमेंट इनकम इज 20 लाख करोड़ एस्टिमेटेड इनकम,
कि आने वाले साल में सरकार बोल रही है कि हमारी इनकम कितनी होगी 20 लाख करोड़, और सरकार कहती है कि हमारे एक्सपेंडिचर होंगे 21 लाख करोड़। अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा? इनकम है 20 करोड़ और एक्सपेंडिचर है 21 लाख करोड़। इज इट पॉसिबल? यस और नो? आंसर विल बी यस। यस, इट इज पॉसिबल। इनकम इज 20 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर इज 21 लाख करोड़। यहाँ पे सरकार ये कहती है कि 20 लाख तो हमें टैक्स से मिल जाएंगे, बट हमारे एक्सपेंडिचर 21 लाख करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ का अरेंज किससे किया जाएगा? लोन से किया जाएगा। तो वो कौन सी रिसिप्ट हो गई? वो हो गई कैपिटल रिसिप्ट। ये सरकार ने लोन लिया है वो कौन सी रिसिप्ट हो गई? कैपिटल रिसिप्ट। और जो टैक्स के रूप में मिला है वो कौन सी रिसिप्ट हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो 1 लाख लोन लिया है इसको चुकाएंगे कैसे? तो बिल्कुल सरकार उसको पे करने के लिए जब लोन लेगी उसी टाइम उसको चुकाने के लिए, उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी भी प्लानिंग तुरंत ही कर लेती है कि इसको पे करने के लिए हम इतनी फाइन, फीस, पेनल्टीज, टैक्स को इन फ्यूचर हम बढ़ाएंगे। Thank you very much. The detailed discussion about revenue receipt and then after capital receipt we will discuss in our next class. Have a nice day.